भारतीय रंगमंच पर जो ब्रेख्त का प्रभाव है और जिस तरह के का इनकाउंटर भारतीय रंगमंच ने पहली बार किया होगा, वो शायद उस शुरुआती दौर के ही एक गवाह हैं प्रसन्ना जी हमारे बीच में। क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है, खुद ब्रेख्त तो नहीं, लेकिन उनके कोई साथी अलका जी के समय में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कुछ ट्रेनिंग के लिए और कुछ नाटक करने के लिए आए थे। और बाद में बहुत सारे रंग निर्देशकों ने, जिनमें प्रसन्ना जी शामिल हैं, उन्होंने ब्रेख्त के नाटक और ब्रेख्त के पूरी प्रक्रिया से सीख कर, समझ कर और अपने अपने को भी उसके साथ जिसे कहा जाए कि इवॉल्व करते हुए ब्रेख्त के थिएटर को जानने, समझने और उससे सीखने की कोशिश की है। प्रसन्ना जी का परिचय मैं समझता हूँ कोई बहुत देने की जरूरत नहीं है। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वो लेखक हैं, रंग निर्देशक हैं, एक्टिविस्ट हैं और हाल फिलहाल वो जिस तरह का काम कर रहे हैं उस पर हम सब लोगों को बहुत फक्र होता है। खासतौर से एक गांधीयन तरीके से बिल्कुल ग्रामीण अंचल में नए तरीके की परिभाषा विकास की, डेवलपमेंट की, जिसकी एक नए तरीके के डेवलपमेंट की बहुत बेहद जरूरत है इस देश को बल्कि पूरी दुनिया को। तो उसको भी अपने थिएट्रिकल वर्क के साथ उसको भी जोड़ करके एक नए तरीके की रचना धर्मिता, क्रिएटिविटी का निर्वाह वो कर रहे हैं अपने थिएट्रिकल क्रिएटिविटी के साथ साथ। और मैं समझता हूँ कि ब्रेख्त भी एक तरह से अपने समय में, भले उनको अपने ही देश से पलायन करना पड़ा, लेकिन वो एक तरह के एक्टिविस्ट थे, एक नई परिभाषा को गढ़ने वाले, एक नई जमीन को तोड़ने वाले रंगमंच के क्षेत्र में। तो मैं चाहूंगा कि वो कुछ बातें जो जिस तरह से उन्होंने पहली बार ब्रेख्त को जाना, समझा और उससे कुछ इनपुट्स लिए, तो शुक्रिया प्रसन्ना जी। मैं चाहूंगा कि आप हमसे साझा करें कि पहली बार आप ब्रेख्त से एक तरह से कब मिले, मिलना ही है वो, और ब्रेख्त से मिलने के बाद आप में क्या घटित हुआ रचनात्मक स्तर पर, और आप फिर उसको किस तरह से उसको आपने अनुवाद किया, ट्रांसलेट किया अपने काम में। तो प्रसन्न, इतने सारे इप्टा के दोस्तों के साथ मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा मुझे सूचित कर दिया गया है कि हम आज चर्चा करें, क्योंकि आज के संदर्भ में भी ये चर्चा बहुत, आज के पॉलिटिकल संदर्भ में भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है। और राकेश ने ये भी कहा कि आपका पहला मुलाकात या तो पहली प्यार कब हुआ ब्रेख्त के साथ, ऐसे पूछा है। मेरा पहला प्यार वो ब्रेख्त के साथ हो या एक लड़की के साथ हो, वो बहुत पैशनेट होके टूट गया है। ब्रेख्त के साथ पहला मुलाकात जब हुआ, उस वक्त मैं 20-21 साल का एक युवा था और ड्रामा स्कूल से, नहीं 21 साल नहीं, 24 years let me say, because I would start from when I left the National School of Drama. मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को जब मैं 24 साल का था उस वक्त छोड़ा। उस वक्त मैं सीधा साधा मार्क्सिस्ट था, पूरा मतलब completely committed Marxist. So as a completely committed Marxist, I hugged Brecht. और करीब 10 साल तक मैं ब्रेख्त को प्रोड्यूस करता रहा,
और ब्रेक्ट के इन्फ्लुएंस के साथ कुछ और नाटक लिखा मैंने। हम सब समुदाय के जो लोग थे, हम नाटकों को लिखा और प्रदर्शन किया, और स्लोली वो the initial thing, I wouldn't say I got distracted from it or I lost contact with it, but I started moving forward. So I would say मेरे जो जिंदगी के मतलब थिएटर जिंदगी के पहले 10 साल मैं बहुत ब्रेक्ट के इसमें था, you know, in his influence. This is about me, but in order to understand Brecht properly, I think we'll have to understand the whole context. Brecht 20वीं सदी के बीच में आया, इंडिया में तो 60s में आया, but he was you know, in his best in 40s and 50s, you know, during Hitler's time. And we all consider him as a political playwright. काफी लोग सोचते हैं कि ब्रेक्ट का थीम पॉलिटिकल है। मैं नहीं मानता हूं कि ब्रेक्ट का थीम पॉलिटिकल है। मैं समझता हूं ब्रेक्ट के नाटकों का कॉन्टेक्स्ट पॉलिटिकल है, संदर्भ पॉलिटिकल है। All his plays are placed in the context of a charged political situation. You know, this is different from saying ब्रेक्ट का नाटकों का थीम ही पॉलिटिकल है। ये सोच के हमने एक और गलती किया था कि ब्रेक्ट के नाटकों में इमोशंस है ही नहीं है, सिर्फ पॉलिटिक्स है, सिर्फ झगड़ा है। ऐसे फॉर एग्जांपल ब्रेक्ट एक गलती उन्होंने भी किया था, उन्होंने एलिनेशन शब्द को उनके जिक्र में लाया था। अब एलिनेशन शब्द को ब्रेक्ट मार्क्सिस्ट संदर्भ में, in the context of the Marxist discourse, he brought it, but theater people thought alienation meant alienating the actor from emotions. ये भी एक गलती हो गया था, खासकर इंडिया में। और इंडिया में ये सोचा गया ब्रेक्ट का मेथड है नॉन इमोशनल एक्टिंग, इंटेलेक्चुअल एक्टिंग, ओनली थिंकिंग एक्टर एंड ऑल दैट, व्हिच इज ऑल कंप्लीटली रॉन्ग। यू नो, ब्रेक्ट डज नॉट डू दैट। ब्रेक्ट के नाटकों का थीम देखा जाए, माँ है, प्यार है, रिश्ता है, इमोशंस बहुत है, और इस सब के साथ साथ हंसी मजाक। ये हंसी मजाक हमें रिकॉग्नाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बाद में जब इंडिया में यू नो दिस सफदर हशमी ने नाटक स्ट्रीट थिएटर किया, उसमें भी काफी हंसी मजाक होता था। यू नो, ही यूज्ड टू बी एंजॉयिंग इवन टॉकिंग अबाउट बैड टाइम्स। ब्रेक्ट इसके बारे में कहा है कि जब यू नो डार्क टाइम्स में मुझे गाना है तो मैं कैसे गाऊं, तो उन्होंने जवाब देता है कि डार्क टाइम्स के बारे में मुझे गाना है, रोना नहीं है। ये डार्क टाइम्स के बारे में गाना है, रोना नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेक्ट को समझने, क्योंकि हम शुरुआत में बहुत सीरियस हो गए थे, हम बहुत पॉलिटिकल थे, हम बहुत नाराज थे, हम हंसना भूल गए थे। उस वजह से हम ब्रेक्ट को भी ऐसे खींच लिया था। और एक और बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है ब्रेक्ट के पहले का संदर्भ, खासकर यूरोपियन थिएटर और आर्ट में ब्रेक्ट के पहले का संदर्भ। ब्रेक्ट के पहले के संदर्भ में 20वीं सदी के शुरुआत में बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल थिएटर
socially committed drama हुआ था. You know, the most important name is of Ibsen, Norwegian playwright. उस जमाने में वो नॉर्वे नहीं था, वो स्वीडन ही था. दोनों देश जुड़ गया था. And this Norwegian playwright became the most important, most popular playwright on social issues. He also wrote on political issues, but he's generally known as a social playwright. There are also others. In Britain, for example, Bernard Shaw can be talked about, and in Italy there is this man who wrote 6 Characters in Search of Another, and so many of them. ये जो social drama शुरू हुआ यूरोप में, वहां ऐसे संदर्भ रहा था. मतलब आप 20वीं सदी के शुरुआत के या 19th century के एंड के यूरोप को देखा जाए, it had one of the biggest movements ever in the history of Europe. For example, that is when the biggest women's movement happened. That is when the biggest trade union movements emerged in Europe. 20वीं सदी के शुरुआत. That is when the biggest cooperation movement, cooperatives, emerged in Europe. That is when, for example, in Europe, also very strong cultural protest emerged. You know, in many countries, they tried to protect their language against the imperialism of the other languages like English and German. You know, in Sweden, for example, there was a very big movement, a cultural movement, in order to protect it. And interestingly, it was led by the peasantry. They started, for example, what they called, Folken schools, meaning folk schools. And in that folk schools, the peasantry, after their season is over, the agricultural season is over, वो फोल्कन स्कूल में जाते थे. 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने वहां रहकर कुछ चीजें वो सीखते थे, सिखाते थे एंड डिस्कस करते थे. ऐसे शुरू हुआ. इनफैक्ट that is what influenced our Indian thing, which we in Kannada call the Vayaskar Shikshana Samiti. Vayaskaru means the adult literature and literacy campaign. So all this was reflected in the plays written during the 20th century. Many hundreds of them wrote about it, but we all know about Ibsen, we all know about Bernard Shaw, we all know about a few others. After that came, it sort of dwindled, and then fascism started coming into picture around the 30s, and it became very strong by the late 30s and early 40s, and fascism completely took over. And it also influenced, the fascist movement influenced a whole generation of Germans, Italians, Spanish people and all that. That is when a minority of them became rebels and radicals, and they started writing plays, painting things, visual art, and singing songs and all that. We know about all of them. So, and that is when also the Marxist became very prominent in this small, radical but very important cultural movement. So ये जो ब्रेक्ट को जन्म दिया, उस मूवमेंट को मैं कहता हूं वो छोटा मूवमेंट था, बड़ा मूवमेंट नहीं था. The large sections of the population, like today in India, today in India, or at least a decade back, we had become minority. Hindutva had become majority. Majority of the Indian population were attracted towards Hindutva. Same thing happened in Europe during the 30s and 40s when Brecht emerged, or 50s, where they were a minority group of artists, but very bright. For example, the German Impressionists.
if you look at the German Impressionist school of painting, it's an amazing school. It's an amazing group of painters, very radical, and it gets reflected in their art. So instead of looking at Brecht as just a political playwright, meaning as somebody who is only interested in writing about politics, somebody who is not interested in the fundamentals of drama, which is emotional thing, the fundamentals of drama, which is to enjoy, मतलब play, खेलो. हम सोचे कि खेलना नहीं है, ब्रेक्ट को गंभीर स्वभाव से उसको देखना है, blah blah and all that. So this we have to overcome if you have to really understand Brecht. Brecht, of course, Brecht is one of the tallest playwrights of the 20th century. There is no question about it. And he's not tall only because of his political commitment. He's a tall playwright because the man had an amazing sense of what was happening in theater at that time, and he knew what had to be fought in theater. तो ब्रेक्ट ने क्या फाइट किया थिएटर में? फैसिज्म को थिएटर फाइट किया, हाँ वो भी है, पर थिएटर के अंदर, अपने लेखन के अंदर, अपने नाटक के अंदर उन्होंने फाइट किया नियो रियलिज्म को. ये रियलिज्म बहुत बढ़ गया था, वो नेचुरलिज्म बन गया था. I'm sorry, I used the wrong word, neo-realism. I should have used the word naturalism. So Brecht criticized and tried to create an alternative to naturalism. And we should realize that naturalism was not the beginning of realism. Naturalism is the end of realism in a sense. Realism का शुरुआत हम चेकोव में देखते हैं, रियलिज्म का शुरुआत स्ट्रिंडबर्ग में देखते हैं, थोड़ा कुछ इब्सन में देखते हैं. वो उसको आप कह सकते हैं कि वो रियलिस्टिक नाटक है, विच इज अर्ली 20th सेंचुरी. अर्ली 20th सेंचुरी के नाटक, अर्ली 20th सेंचुरी के पेंटिंग में आप रियलिज्म को देख सकते हैं, पर 30th and 40th, third decade and fourth decade तक it had become naturalistic. So what was very progressive, what had come out of a very progressive movement, what had resulted because of the great struggles of women, of the working class and all that in the early 20th century and late 19th century of Europe, had degenerated into naturalism. ये समझना बहुत जरूरी है हमें. Naturalism had degenerated. And Brecht ने कैसे इसको हैंडल किया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है. In order to fight naturalism, he goes towards the east. Eastern theater से वो influence लेता है. Caucasian Chalk Circle, for example, his most well-known play. It is actually a story from China, and before he wrote this play and before he wrote a couple of other plays, he had actually, I believe, in Berlin, seen the performance of the Chinese theater. मतलब Chinese traditional theater performance को देखा था. He had not seen Indian theater. I wish he had actually seen Indian theater. मतलब हमारे जो ट्रेडिशनल नाटक ब्रेक्ट देखा गया होता तो बहुत बड़ा और बड़ा नाटककार हो सकता था. He saw Chinese theater, but even that Chinese theater gave him the complete impetus to hit at the roots of naturalism. Naturalism, which was in a sense rejection of the narrative. मतलब कहानी कहना नेगेटिव हो गया था naturalism. आप कहानी नहीं बोल सकते,
कहानी बोलना बच्चों का खेल है, ऐसा सोच रहे थे नेचुरलिज्म वाले. And there are so many other problems. It had become too much, set oriented, costume oriented, heavy acting and all that. Brecht brought back narrative. You see, Brecht का जो politics है, वो politics को हम ऐसे देखना चाहिए, because after all it is cultural politics. As cultural politics, Brecht narrative को वापस ले आता है, नैरेटिव थिएटर को वापस ले आता है, एपिक क्वालिटीज को वापस लेता है, और एपिक नाम को वो अपना बना लेता है. ही कॉल्स हिज थिएटर एपिक थिएटर. हम अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इस नाम को एक्सेप्ट कर लिया है, मगर पूछा नहीं है क्यों ये एपिक नाम को इन्होंने लिया. बहुत सारे नाम हो सकता था. Why did he call his most revolutionary theater, his political theater, as epic theater? रामायण है एपिक, महाभारत है एपिक, ग्रीक में होमर का लेख है एपिक, और उसका क्वालिटीज हम सबको मालूम है. वो क्वालिटीज को वो ले रहा था. So you can see how his so-called political theater was built. I'm saying so-called political theater because it was not a political theater in the sense of social realism. It was not political theater in the sense of naturalistic theater. हजारों नाटक आए थे naturalistic मोड में. revolutionary theater मतलब लेफ्ट को ऊपर झंडा लगाने का नाटक हुआ था. But Brecht ने उसको, he changed that whole thing. And his notion of alienation itself is an amazing notion. He gets that inspired completely by the Oriental actor. मतलब रामलीला का एक्टर से या यक्षगान के एक्टर से ये चीज ब्रेक्ट ने लेता है. पर गलत वो एलिनेशन उनका मार्क्सिस्ट जार्गन उनके मुंह में था तो वो आ गया. What he means by alienation is what Ramlila actor or यक्षगान actor every day does. मैंने देखा है इंडियन फोक थिएटर में एक्टर्स एक्ट करते रहते हैं, गाना गाते हैं, उसके बीच में 1 मिनट पीछे जाके दूसरा एक्टर को आगे बढ़ा के बीड़ी पीता रहता है, सामने ही, ऑडियंस के सामने ही, थोड़ा पीछे हटकर बीड़ी पीता है. बीड़ी पीने के बाद फिर से आके एक्टिंग शुरू कर देता है, गाना शुरू कर देता है. दिस इज एलियनेशन फॉर हिम. मतलब एक्टर एक मछली जैसे पानी में तैरता है, ऐसे एक्टर को तैरना चाहिए. कभी डूबता है, कभी ऊपर उठता है, कभी बाहर आता है, कभी अंदर जाता है. ऐसे होना चाहिए, एक्टर कहता है. ये जो फ्लेक्सिबिलिटी ब्रेक्ट लिया हमसे, हमें वही फ्लेक्सिबिलिटी फिर से हमारे नाटकों में, हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे सामाजिक struggles में, the social struggles, we have to bring it. We have to change our notion of radical theater, radical poetry, radical things, etc. Otherwise, forget about fighting fascism or fighting Hindutva or fighting Muslimatva or whatever. So this is what I want to state first and then open it for a little discussion. बहुत शुक्रिया प्रसन्ना जी. एक सवाल मेरे दिमाग में भी है कि एक तरह से संगीत को भी उन्होंने एक बहुत धारदार रूप में, संगीत को और नैरेटिव को तो उन्होंने कहा ही, लेकिन म्यूजिक को भी उन्होंने एक बहुत धारदार हथियार के रूप में अपनी प्रस्तुतियों का और अपनी सोच का और अपनी समझ का एक हथियार बनाया. तो संगीत की उस भूमिका पे भी वो कुछ बात अपनी स्पष्ट करेंगे. ये मेरा प्रश्न है. मैं ये कहना चाह रहा था कि अपने वक्त में ब्रेस्ट ने
यथार्थवाद के समानांतर एक नया नाट्य दर्शन दिया, इपिक थिएटर या अपने थिएटर में एलिनेशन थिएटर दिया। तो आज स्थिति उनके समय से ज्यादा उसी तरह है या और खराब स्थिति हमारे देश में भी है। तो अभी वर्तमान हालात में जो है दोनों यथार्थवाद ही अभी मुख्य धारा के रंगमंच में, रियलिस्टिक थिएटर ही डोमिनेशन की स्थिति में, जितने महानगर में है वो डोमिनेशन रियलिस्टिक थिएटर का ही है। तो अभी जो हालात है, देश जिस दौर से गुजर रहा है, अब व्यक्ति का भी संकट है, उसमें हमें किस तरह के रंगमंच की जरूरत है या कहने में सुविधा हुई, रियलिज्म के रूप में या ब्रेस्ट का जो नैरेटिव या हमारे इपिक क्षेत्र का। या समझ गया, मैं समझ गया। और राकेश जी, मैं अभी म्यूजिक के बारे में बात नहीं करना चाहता हूं, बिकॉज देन विल गो इनटू निटी-ग्रिटीज। आई वुड लाइक टू take up the second question which Rajesh ji asked about today's situation in India. And he is right saying that if in the fascist time the struggle was between, in today's time the struggle is between serials and theater, people's theater, because the serials are doing exactly the same thing which the naturalistic theater was doing during fascist time. See, I was saying, why did we have to not accept Ram? Because, you see, this is why I tried to define epic. You see, Brecht took the name of epic because he was so interested in epic. Ram is an epic character. Ram is a metaphor, and a metaphor which can be misused. All metaphors can be misused. I don't have to tell you. You are all people who are from literature and poetry background. Metaphors can be misused. It was misused. And they were very late in accepting Ram. Very, very late. You know, BJP did not talk of Ram till, just about 10 years before they took Ram. Ram was accepted by Indian peasantry, Indian peasant leaders. Ram was accepted by Gandhiji, and Ram was accepted by so many poor people and revolutionaries. Ram has always been a god of the poor people. And Ramayana as a metaphor is a great epic. So even now, I think, if we want to handle the sort of situation which Brecht had then and the sort of situation we have today, which is akin to fascism. I wouldn't call Indian situation as fascist, but it's a very bad situation. If we have to tackle that, I think we should tackle it through Ram, by talking about what Ram really means. ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हमारे पूरे ट्रेडिशन को देखा जाए, पूरे ट्रेडिशन में झगड़ा चलता आया है। ब्राह्मणों ने एक कंस्ट्रक्शन करते आए हैं और बाकी शूद्र लोग, वर्किंग क्लास लोग, उसके बिल्कुल ऑपोजिट ये करते आए हैं, and both of them are doing it in the name of God. It's very interesting. They both do it in the name of God. I know about Karnataka, for example. In Karnataka, our Vachana movement, the Basavarna's movement, he also talks of God, but he simply rejects everything else. He says, I don't care for temple. My body is the temple. My leg is the pillars of the temple. My head is the kalash of the temple. I am the temple. And he talks of a personal God, a personal Shiva.
and he talks of all his followers as Sharanas, which is comrades. And the greatest thing of Basavanna's thing is that he, for the first time probably in the history of any religion, he says labor is more important than God. You know, all the Vachanakaras insist that Kayaka is more important than Kailasa. Kayaka means labor, Kailasa means, of course, God. This thing, somehow we lost it. Like many of the Marxists losing what Brecht was trying to say during the fascist time, we have today also, we have lost it. I think we should go back to Ram and say that, look, Ram represents the best of socialism. We should say that Ram, you know, the ashrams that he's talking about are communes, we should say. We should say that you people are representing Ravan and not Ram, we should say. Because all these multinationals, all these big things, all this what Mr. Narendra Modi is doing in terms of so-called development is constructing a not Sri Lanka, Lanka. I mean, there are so many things. I mean, I can go on like this for hours on how the Indian Marxists have also committed the same mistake which the others committed then. You see, we have to accept epic, as metaphors. A metaphor cannot be thrown out. A metaphor can be, if it is misused, a metaphor should be picked up, cleansed. You have to cleanse the metaphor and put it in front of the people and get the imagination of the people. नाटक ऐसे करना पड़ेगा कि नाटक फिर से राम को स्वच्छ बना के, रमानंद सागर के नाटक से बीजेपी पावर में आया, वो रमानंद सागर के नाटक was serials, and that serial was vulgarizing Ram. It was making Ram as a rich fellow, as pompous fellow, as gold. Everything in that serial is gold, 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 and it is all talking about values which are absolutely not even Middle Ages, but it is recent feudal values. We should say that no, that is not Ram. We should write plays, we should write poetry, we should talk to people about Ram, about Basavanna, about Kabir, about Ravidas, and take this thing of the people back. So here again, I want to throw it back to the to IPTA to discuss on this, and I hope the internet stabilizes and lets us discuss. Thank you. मैं समझता हूं कि ये अनंत इस पे सूत्र हैं और इन सूत्रों पे दोनों दृष्टियों से बहस हमारे देश में चारवाक से लेकर के और बुद्ध से लेकर के और आज तक के समय में चली आ रही है। और हमें कुछ हमारे जो दो संस्कृतियों के टकराव हैं, हम लोग उसको समझते हैं कि जो एक तरह से वैदिक और अवैदिक संस्कृतियों के जो टकराव हैं, उसके बीच में कुछ ऐसे मेटाफर हैं, कुछ ऐसे सूत्र हैं जो थोड़े पुल का भी काम करते हैं। उन पुलों को भी समझने की जरूरत है। कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत सारे ऐसे प्रतीकों को, जो प्रतीक लोगों को दंडित करने के लिए, लोगों को प्रताड़ित करने के लिए लाए गए थे, जैसे कि द्रोणाचार्य का प्रतीक एकलव्य के लिए, या बहुत सारे ऐसे प्रतीक। तो उन बहुत सारे प्रतीकों को लिटरेचर ने, नाटक ने अपने अपने समय में उनको प्रश्नांकित किया है, उनको क्वेश्चन किया है। और मैं समझता हूं कि दोनों ही पक्षों पे, एक तरफ जहां हमको उन इपिक के सकारात्मक पक्षों पे, उन पे हम चर्चा करेंगे, हम उन सूत्रों को की भी चर्चा करेंगे कि शायद करनी पड़े और करते रहे हैं हम लोग और आगे भी करेंगे,
कि कैसे चारवाक को बहिष्कृत किया गया, कैसे बुद्ध को का भी, और एक तरीके से बहुत सारे लोगों का जो एक उसी का एप्रोप्रिएशन है लगातार, यहाँ तक कि उनको जरूरत पड़ जाए तो बुद्ध का भी उन्होंने किया, अभी अम्बेडकर और फुले का भी कर सकते हैं, और जरूरत पड़ जाए तो शायद मार्क्स का भी कर सकते हैं, उसका भी कोई मंदिर बना दें अगर जरूरत पड़ जाए, अभी तो पड़ नहीं रही है। तो बहरहाल ये इस प्रक्रिया में दोनों ही पक्षों के तरफ निशानदेही की तरफ हमको एक तरह से ब्रेक उकसाते हैं, वो हमको एक कैटलिस्ट की तरह हमको वो सूत्र भी देते हैं जो उन्होंने लौट करके भी अपने एपिक थिएटर की रचना करने के बाद जब वो ईस्ट बर्लिन में लौटे हैं तो उन्हें अपने ही मतलब लोगों के द्वारा एक तरह से रिजेक्शन का भी शिकार होना पड़ा। ये भी सब आप लोगों को मालूम है, जिस तरह से ब्रेक्ट को ईस्ट बर्लिन में ईस्ट जर्मनी में लौट के उनको जिस तरह से रिजेक्शन का शिकार होना पड़ा। मैं जब एपिक के बात किया और राम का नाम दिया, आपने इमीडिएटली यू टुक द नेम ऑफ चारवाक। चारवाक क्यों? मतलब चारवाक मैं गलत नहीं कह रहा हूं, इसी चारवाक के बारे में देयर इज नथिंग अवेलेबल इन द एपिक्स। You know, when you take something, you have to take what is available as an alternative to that. वैदिक परंपरा एक जो है, उसको अल्टरनेट परंपरा हमारे में भक्ति परंपरा है, और भक्ति परंपरा में भी दी शूद्र भक्ति परंपरा है, which is a very strong thing, and they have been saying such amazing things, and they, I think, are important for us. I told you, for example, what has happened in Kannada. In Kannada, the Bhakti Parampara of the Veerashaivas says labor is God. और आपको मैं एक कहानी भी कहना चाहता हूं, उसमें एक छोटा सा, the Veerashaiva movement had many saints, many Vachanakaras or poets, saint poets. One of them is a very minor saint poet. उसका एक कहानी है, बहुत गजब कहानी है, मैं उसको आपको दोहराना चाहता हूँ। He was a रस्सी बनाने वाला था, वो रस्सी बनाता था और उसके गले में शिवजी को वो मतलब शिवजी मतलब वो शिवलिंग को बांध कर रखता था, दैट इज द ट्रेडिशन। एक दिन जब वो रस्सी बना रहा था तो वो गांठ खुल जाता है और शिवजी गिर जाते हैं, नीचे जमीन पे गिर जाते हैं। पर ये जो रस्सी बनाने वाला था वो नुलिया चंदैया नाम का है, वो चंदैया ने उसके तरफ ध्यान भी नहीं देता है, रस्सी बनाते रहता है। शिवजी घबरा जाते हैं और पूछते हैं, भैया मुझे वापस बांध लो, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और चंदैया कहता है, क्यों मेरे साथ रहना चाहते हो भाई, तुम भी काम करो, ये क्या होता है, ऐसे बैठे रहते हो तुम, जाओ काम करो। शिवजी कहता है, भैया मुझे काम नहीं आता है, तुम सिखा दो। सो चंदैया सेज, यू आल्सो डू द रस्सी। शिवजी ट्राइज टू डू रस्सी बनाने का प्रयास करता है, वो खराब हो जाता है। एंड देन चंदैया सेज, ओके गो एंड सेल इट इन द हाट। सो शिवजी हाट में जाके बैठता है, वो अपने रस्सी को सामने रखकर, कोई खरीदता नहीं है। वहां बसवण्णा आता है, बसवण्णा द लीडर ऑफ दैट मूवमेंट, एंड बसवण्णा बिकॉज he knows that this is शिवजी, वो रिकॉग्नाइज कर लेता है और वहां आके पूछता है, क्या दाम है भैया तुम्हारा रस्सी का? This fellow doesn't say something, Shivji is blabbering, and Basavana gives 1,000 golden coins to him and takes the rassi because it is Shivji. And this fellow, शिवजी वापस जाता है चंदैया के पास और कहता है, देखो मैंने कर दिया, अब तुम बांध लो मुझे। चंदैया से, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें वो पैसा दिया, वो तुम भगवान हो इसीलिए दिया है, मैं नहीं मानता हूं।
मैं नहीं मानता हूं कि तुम्हारा काम ठीक है. And you know, it goes like this, the story. You see, this sort of metaphors are so great. It is so much akin to what we are talking about, socialism, Marxism, whatever you say. I can tell you there are hundreds and thousands of such stories available in this tradition. हमें नाटक करना है तो ऐसे चीजों को लेके नाटक करना पड़ेगा. You see, Chandaya is challenging God not as an anti-God, not as a charwak. Chandaya कह रहा है कि भैया तुम, मैं मानता हूं तुम्हें, मैं तुम्हें बंधा हुआ था, you know, I had tied you around my neck, but for me labor is more important. Labor, why labor is important for me? क्योंकि लेबर करके उसके बाद में मैं उस पैसे से बहुत कम कमाता हूं, बट उस पैसे से मैं I want to help the poor people, I want to feed them, and then I also want to eat a little bit of that. So this whole, it's a great philosophy, it's a total way of life. मुझे लोग गांधीयन बुलाते हैं, मैं गांधीयन भी नहीं हूं, मार्क्सिस्ट भी नहीं हूं, सब हूं, ब्रेक्टियन भी हूं. But the point is, it is not because I'm a Gandhian that I'm living in a village. It is because if I'm talking about socialism, I can't be practicing socialism in Kamani Auditorium. I can't be practicing my theater amongst who I call bourgeois people. वो भी अच्छे लोग हैं, but उनके सिर्फ उनके संदर्भ में मैं नाटक करते रहूं तो क्या फायदा है? So you see, this whole thing of suddenly switching over to Charwak, you are falling into that trap. They will say, हाँ देखो भैया राजेश चारवाक के फॉलोअर है, और लोग राजेश से दूर हो जाते हैं. You see, it is not a question of whether Charwak, was there a person called Charwak? We don't know. All that is there, but the point is we have to stay with the people. इसके साथ एक और बात मैं जुड़ाना चाहता हूँ. ये महाराष्ट्र के एक परंपरा है, आप सबको मालूम है, you know, these workeries. वर्करी का जो कहानी है वो इतना गजब के कहानी है. You see, when you know, Tukaram started you know, singing in praise of God, the Brahmin priests were very angry and upset with him. They said, this man, she should not even be talking about it because he's a Shudra. So they tried to prevent him. They in fact were going towards to the village where he was staying, and they were about to attack him. And Tukaram क्या करता है, पूरा अपना रचना लेके नदी में डुबा देता है. Now ये नदी में डुबाना, it's a very interesting thing. It's a metaphor. वो नदी क्या नदी है? स्मृति की नदी है, memory है. And workeries are the followers of Tukaram. उसी नदी में you know, they take नहाते हैं and स्मरण को लेते हैं, memory को लेते हैं, and memory को गाते गाते वो every year they go on a procession and go up to Pandharpur and come back. Now what I am saying is, it is not a question of what we take, whether we take you know, Charvak or Buddha or these people and all that, but how we take it. You see, this workery thing, you should take it as in praise of memory, स्मृति. और आज के संदर्भ में क्या डेंजर है हमारा? विस्मृति, loss of memory. The greatest thing that today's world, you call it the bourgeois world, you call it technology, whatever, what is it doing? हमारे स्मृति को खराब कर रहे हैं, हमारे मेमोरी को खराब कर रहे हैं, हमारे ओरल ट्रेडिशन को खराब कर, पूरा मतलब बर्बाद कर रहे हैं.
They are, you know, इंटरनेट में डाल दिया सबको, ज्ञान को इंटरनेट में डाल दो, तुम्हें जब चाहिए वो आ जाएगा. कैसे आएगा? If you don't have memory. So this whole fascism and anti-fascist struggle, I want to look at it as a struggle between people's memory and loss of memory. Loss of memory is fascism. Memory, people's memory, is revolutionary theater, revolutionary poetry, revolutionary. You see, this is what I'm trying to say. I am not trying to question Charwak or pro-Ram or anti-Ram, but I'm saying everything is shaped by the memory of people, of the living people. We Marxists are with the people, which means we are with the memory of the working people. We can't be just recording the memory of the working people sitting in some universities. If you are with the memory of the people, if you are revolutionaries, we have to be with the people and live like the people, sing like the people, act like the people. You see, this is what is revolutionary theater. When I talked of naturalistic theater is fascist because, or at least it, some of them supported fascism because it happens in such a secluded theatrical situation, which is completely, devoid of epic narrative, memory and all that. So this is what I'm trying to say. Anyway, I don't want to, contradict what you people are doing. I am a great admirer of IPTA. I'm very, very aware of how amazingly IPTA brought back the people's memory into the mainstream, into the main stage. I'm very, very proud of that. All the film songs of Hindi, the early film songs of Hindi, what is it? It is, the memory of the people brought back and placed in film music by these great revolutionary poets. So I know all that. That's why I'm trying to remind ourselves. I'm trying to remind myself. I want to remind myself that, look, man, you can't just be talking about your play. तुम्हारा नाटक क्या होता है, मेरा नाटक क्या होता है. लोगों के यादगाश को जिंदा रखो. उसमें कबीर होगा, उसमें रायदास होगा, उसमें बसवण्णा होगा और उनका लाइफस्टाइल होगा. वही रेवोल्यूशनरी है. That's what I'm trying to say. Thank you. बहुत शुक्रिया प्रसन्ना जी. मैं एक बात बहुत सुंदर जो आपने कही, उसको मैं एक किसान के शब्दों में आपसे शेयर करना चाहता हूं और साथियों से भी. अभी किसान आंदोलन आप सब जानते हैं, एक तरह से इस देश की खेती को, इस देश की जिस स्मृति को बात आप कर रहे हैं, उसको भी बचाने का एक आंदोलन. वहां अभी हम लोगों को 3-4 दिन रहने का मौका मिला, सिंघू बॉर्डर पे और कई बॉर्डर्स पे. तो एक किसान से मैं बात कर रहा था, तो मैंने बहुत मामूली किसान, उसी तरह का जिनकी चर्चाएं आपने की, तो मैंने उससे पूछा कि आप किस लिए आए. उसने जो जवाब दिया वो इतना पोएटिक था कि मैं समझता हूँ कि कोई भी अच्छी पोएट्री में भी वो जवाब मिल नहीं सकता. उसने कहा कि हम आए हैं दिल्ली का, उसका जवाब था अपने भाषा में, उसने कहा दिल्ली का माथा खराब हो गया है, जिसके कारण देश का मुकद्दर बिगड़ गया है. हम गांव की मिट्टी लेकर के आए हैं, इसको दिल्ली के माथे से लगाएंगे और देश का मुकद्दर ठीक करेंगे. अब ये बात जो है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अनपढ़ किस्म के किसान ने जिस तरह से कही, वो एक तरह से ये है कि जमीन की जो मिट्टी है वो उससे ही कला का, संस्कृति का, या हमारी स्मृतियों का और हमारे पूरी जीवन पद्धति का, वैल्यू सिस्टम का, प्रतीकों का संरक्षण होगा. और उसके लिए जरूर है कि हमें बिना जमीन से जुड़े, ये सच बात है. इसीलिए हम बार बार प्रसन्ना जी का एहतराम करते हैं, उनका सलाम करते हैं कि वो सिर्फ कहते नहीं हैं, बल्कि जिस बात को वो बार बार
जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है हम तमाम साथियों के साथ जहाँ शेयर करते हैं, वहाँ सिर्फ कह करके नहीं बल्कि जीवन में उसको उतार करके वो हमारे साथ शेयर करते हैं। अभी इप्टा ने भी एक नारा हम लोगों ने ये दिया, जो नारा ये है कि एक तो हम लोगों ने रखा कि चलो गांव की ओर, और साथ में हमने अपनी हर शहरी इकाई को ये टारगेट दिया है कि हर शहरी इकाई को अपनी एक ग्रामीण इकाई जरूर बनानी पड़ेगी, ताकि पहले जब बनाएंगे वहां जाएंगे तभी हम उनसे जुड़ेंगे, उनके बारे में कुछ जानेंगे, आगे कुछ चर्चा करेंगे कि इस तरह से हम एक कदम, दो कदम, चार कदम उसी तरफ यात्रा करेंगे जिसकी तरफ प्रसन्ना जी ने आज ब्रेक्ट के संदर्भ में बात करते हुए इशारा किया। जो काम अपने समय में ब्रेक्ट ने किया था उसको कलात्मक रूप से, नाटकों के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, अन्य कला माध्यमों से शायद हम इसी तरह आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।